सर निर्धनता कंप्लीट हो गया था, आपने वो डीसी लकड़वाला समिति लिखवा दी थी। 3 समिति लिखवा दिए थे ना सुरेश तेंदुलकर। हाँ जी और लकड़ा वाली समिति और एक रंगराजन समिति। जी जी सर, लास्ट में लिखवाया था आपने कि वो भारत में गरीबी के स्तर को लेकर एक विचार देखने को नहीं मिलता है। यूएनडीपी के अनुसार भारत में गरीबी का वास्तविक स्तर 53.4 है। हाँ ठीक, लास्ट लाइन था। चलिए। चलिए इसमें आगे आप लोग लिखिएगा, जरा हेडिंग डालिए, भारत में निर्धनता की माप, मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में निर्धनता की माप। सर मेजरिंग, हाँ, मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता की माप। लिखिएगा, भारत में निर्धनता का अध्ययन सर्वप्रथम, भारत में निर्धनता का अध्ययन सर्वप्रथम, पॉवर्टी इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टडीज बाय दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टडीज बाय दादा भाई नौरोजी। भारत में निर्धनता का अध्ययन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था, उन्होंने निर्धनता मापने के लिए he used the cost of living principle। उन्होंने निर्धनता मापने के लिए, आप लोग इन्वर्टेड कामा में रखेंगे इसे, जीवन निर्वाह पद्धति, जीवन निर्वाह पद्धति। या दूसरा वर्ड इस पे आएगा, आप लिख करके लिखेगा जीवन निर्वाह लागत। जीवन निर्वाह लागत सिद्धांत का प्रयोग किया था, सिद्धांत का प्रयोग किया था। ही यूज्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रिंसिपल टू मेजर पॉवर्टी। पॉवर्टी, ठीक है। आगे लिखेगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी मापन, स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी मापन, पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया, poverty measurement in India was first estimation by B.S. मिनहाज, B.S. B का मतलब बंबई, यस समझ ही रहे हैं, B.S. मिनहाज के द्वारा किया गया। पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट estimation by B.S. मिनहाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। उन्होंने वर्ष 1958 और 59, 1958-59, उन्होंने वर्ष 1958 और 59 तथा 1967 और 68 के बीच, 1967, 68 के बीच ग्रामों के निर्धनों के प्रतिशत में, ग्रामों या ग्रामीण निर्धनों
के प्रतिशत में, ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए, कमी होने के संकेत दिए। Poverty measurement in India was first estimation by B.S. Minhas after independence. He indicated a decrease. He indicated a decrease in the percentage of poor in the villages between the year 1958, 59 and 1967, 68। और आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, कुछ और लोगों के नाम आएंगे उसमें, ब्रैकेट में हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसके अतिरिक्त पीडी ओझा, प्रणव वर्धन आदि। आप लोग भी लिख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले लोग भी। पीडी ओझा, प्रणव वर्धन एसेट्रा, ये लोगों का नाम हमेशा क्या है, गरीबी मापने के संबंध से ही क्या है, जुड़ेगा। तो आपको पीडी ओझा कहीं मिले, प्रणव वर्धन मिले, ठीक है। उसके बाद रंगराजन तो करंट में ही है, तेंदुलकर समिति है, तो उसके बाद डीटी लकड़ा वाला समिति है, और बीएस मिन्हाज, ये सारे नाम को रिलेट करेंगे किससे, गरीबी से ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भारत में जो निर्धनता की माप हुई, इसका मतलब कि हमने देखा कि सबसे पहले तो मापने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जब थे, उसके बाद, क्योंकि वो तो उस टाइम थे जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है। यानी हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी पहले मापने वाले थे, और दूसरे हुए कौन, स्वतंत्रता के पश्चात बीएस मिन्हाज मापेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ और नाम आएंगे, जैसे पीडी ओझा, प्रणव वर्धन, ये सारे लोग आएंगे। तो अब देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है कि ये माप रहे हैं, वो माप रहे हैं। तो क्या हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि अब हम आजाद हो गए हैं, तो हमें इन सब का डेटा एक अच्छी तरीके से मिले, इसके लिए हम एक डिपार्टमेंट की स्थापना करें, क्योंकि बिना डेटा के सरकार कोई काम नहीं कर पाई। तो अब ये महसूस होने लगा कि हमें क्या है, इस कार्य को पर्टिकुलर किसी विभाग के द्वारा क्या है, एक जिम्मेदारी पूर्वक करवाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ, हमने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा या जो डेवलपमेंट किया, उसका कितना इफेक्ट या कितना रिजल्ट आया, क्या आया कि नहीं आया, इसका कैलकुलेशन होना चाहिए ना फीडबैक के लिए, ठीक है। तो हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जो ये सारा काम करे। तो आपसे ध्यान रखना है कि भारत में गरीबी मापने का कार्य किसे दिया जा रहा है, योजना आयोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1969 तक तो ये लोग मापेंगे, लेकिन 1970 1970 के दशक के प्रारंभ से ही ये जो प्रक्रिया है गरीबी मापने की, बेरोजगारी मापने की, ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, योजना आयोग को। तो अगर योजना आयोग को, हाँ, और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में गरीबी का मापन कौन करता है, तो ये करेगी कौन, योजना आयोग। बेरोजगारी का मापन कौन करेगा, योजना आयोग। बस ये है कि ये किसी अपने एक सब डिपार्टमेंट को लगाएगी, मतलब किसी से हेल्प लेगी, और जिससे हेल्प लेगी वो उसका नाम आप लोग पहले से जानते हैं, NSSO, ठीक है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर क्या करेंगी, एक कार्य पद्धति प्रारंभ करेंगे, यानी 1970 से लगातार यह गरीबी और बेरोजगारी मापने की जो जिम्मेदारी थी, वह पर्टिकुलर एक आयोग को दे दिया गया, जिसे आप कहते हैं क्या, योजना आयोग। अब यही योजना आयोग भारत में उसके आगे सारी प्रक्रिया निर्धारित करेगी। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था
क्या कि योजना आयोग के अंडर में ही सुरेश तेंदुलकर, डीटी लकड़ावाला, इन सारी समितियों का क्या होगा, गठन होगा। रंगराजन समिति की का गठन तो कंट्रोडिक्शन के नाते हो गया, क्योंकि तेंदुलकर समिति जो रिपोर्ट दे रही है उस पे लोग तैयार नहीं थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, रंगराजन समिति का गठन जल्दी जल्दी में किसने किया, केंद्र सरकार के द्वारा रंगराजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो हम देखते हैं कि या तो एक आध दो लाइन लिख लीजिए ताकि आप लोगों को भूले ना। लिखिएगा, भारत में योजना आयोग 1970 के दशक के प्रारंभ से, भारत में योजना आयोग 1970 के दशक से निर्धनता का आकलन करता रहता है। The Planning Commission in India has been estimation poverty since the early 1917s. भारत में योजना आयोग 1970 के दशक के प्रारंभ से निर्धनता का आकलन करता रहता है। The Planning Commission in India has been estimation poverty since the early 1970. आगे लिखिएगा, यह देश में निर्धनता का आकलन, it estimate poverty in the country, या एसएसएस लिख सकते हैं, एसएसएस का मतलब होता है आकलन। It assesses poverty in the country through the National Sample Survey Organization. यह देश में निर्धनता का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ब्रैकेट में लिख लेंगे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NSSO के माध्यम से घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर करता है, अंग्रेजी वाले लोग जान लें क्या है ये, कंजप्शन, जो व्यय होता है कंजप्शन पे जो एक्सपेंड होता है उसी को, यानी आदमी की खर्च करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो खर्च करने की क्षमता इतनी है तो इसका मतलब क्या है कि उसे कुछ रिसीविंग होगी ना, उसे कुछ रिसीविंग मिलेगी ना। जैसे अगर वो खर्च कर रहा है तो उसे 2100-2400 कैलोरी मिलेगी ना, क्योंकि उसी आधार पर बनाया गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वाले लोग लिख लिए हैं? यस सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये निर्धनता का आकलन करेगा किसके सहायता से, NSSO। हाँ ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा उसी में, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए the head count ratio method is used by NSSO। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए NSSO कार्यालय द्वारा, वही जो पीछे लिखे हैं तब फिर क्या पूरा बोले, NSSO कार्यालय द्वारा, इन्वर्टेड कामा में रखेंगे इसको, शीर्ष गणना अनुपात, हेड काउंट रेशियो जिसे बोलते हैं, शीर्ष गणना अनुपात विधि का प्रयोग किया जाता है, शीर्ष गणना अनुपात विधि का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे द HCR, यानी द हेड काउंट रेशियो मेथड इज यूज्ड बाय, द हेड काउंट रेशियो मेथड इज यूज्ड बाय द NSSO ऑफिस
office to estimate poverty in India. Estimate poverty in India. किया जाता है। इस विधि में लोगों के उपभोग के सॉरी, आज यार सर्दी इतनी जबरदस्त हो गई है कि हमारी हिम्मत नहीं कर रही थी पढ़ाने की। सर कोई समस्या है तो रहने दो सर फिर। नहीं नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है हमको सर्दी भी अजीब होती है यार, एक नाक बंद हो जाती है और एक नाक बंद हो जाती है तो वो जैसे होता नहीं, छींक आती है। जी सर। तो छींक आती भी नहीं, आके आधे पलटक जाती है तो आंख से पानी गिरने लगता है, वो अजीब टाइप का लगता है। तो आज दोपहर से तो हम नाक में लकड़ी डाल डाल के छींक रहे हैं, क्या करें कि इस तरह से आए। लिखिएगा, इस विधि में लोगों के उपभोग के न्यूनतम खर्चों को आकलित किया जाता है। इस विधि में लोगों के उपभोग के न्यूनतम खर्चों को आकलित किया जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, इन दिस मेथड द मिनिमम एक्सपेंसेस ऑफ कंजप्शन of the people are calculated. यदि आगे ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का उपभोग व्यय इस न्यूनतम स्तर से नीचे आता है, इस न्यूनतम स्तर से नीचे आता है, तो उसे निर्धन माना जाता है, तो उसे निर्धन माना जाता है। If the consumption expenditure of a person, if the consumption expenditure of a person falls below this minimum level, then it is considered poor. ठीक है, आप लोग फार्मूले जरा लिखिए। अब किस लेवल क्या पूछ रहा है देखिएगा, हमने लिखवाया है कि यदि किसी व्यक्ति का उपभोग व्यय इस न्यूनतम स्तर से नीचे जाता है, तो इस न्यूनतम स्तर का मतलब किस न्यूनतम स्तर? तो अगर एक तो देखें तो एक तो 2400 और 2100 वाली बात आ रही है, लेकिन यहाँ HCR का प्रयोग हो रहा है, तो वो फार्मूला लिखिएगा, शीर्ष गणना अनुपात बराबर हेड काउंट रेशियो। अंग्रेजी हिंदी वाले लोग भी ब्रैकेट में HCR लिख लेंगे। शीर्ष गणना अनुपात बराबर निर्धनों की अनुमानित संख्या, हेड काउंट रेशियो इज इक्वल टू एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पुअर्स, निर्धनों की अनुमानित संख्या बटा कुल जनसंख्या। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पुअर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. कुल जनसंख्या गुणे 100 करिए। क्लियर है ना? कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू? यानी HCR निकालने के लिए तो जो HCR निकाला जाएगा उसमें क्या होगा? उसमें होगा शीर्ष गणना अनुपात निकालना है। ठीक है, तो निर्धनों की संख्या मान लीजिए 15 है, और उसके बाद अपना कुल जनसंख्या मान लीजिए कि 1000 है, और इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा शीर्ष गणना अनुपात।
क्लियर हो गया ना? कल कुछ पूछ रहे थे HCR वाला। यस सर। हाँ, क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए। यानी HCR से ठीक है। जिसकी वैल्यू कम होगी वो ओवर हाँ होगा। हाँ, तो ये 2 रेशियो है। एक तो योजना आयोग वाला जो टास्क फोर्स गठित करके 2400 और 2100 कैलोरी बनाया गया था, वो हो गया। और ये नया आइडिया है शीर्ष गणना अनुपात, जिसमें निर्धनों की अनुमानित संख्या होगी और अपॉन टोटल पॉपुलेशन होगी और इंटू 100 करके निकाल लेंगे तो उसका आंसर आप आ जाएगा। और अगर इससे नीचे आता है तो इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है? निर्धन है। चलिए अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं बेरोजगारी पे। हेडिंग डालिए अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये HCR से तो वो निकलेगा ना कि देश में कितने प्रतिशत निर्धन है। हाँ, तो प्रतिशतता निकालनी है, इंटू 100 लगाएंगे तो हमेशा प्रतिशतता ही तो निकलेगी। जी सर। परसेंटेज ही तो निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट कहाँ बता पाएंगे। एवरेज ही तो लेते हैं। मान लीजिए अगर हम नेशनल इनकम भी निकालते हैं तो इसीलिए पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों अलग अलग हो जाती है ना। अनुमान ही तो लिखवाए है ना। सर जी सर। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा क्योंकि हम लोग बताते ही नहीं है। यहाँ जनसंख्या नहीं बताते हैं। किसी घर में रजिस्टर लेके आता है तो कहेंगे कितने बच्चे हैं, तो बतेबे नहीं करेंगे कि 2-4 एक्स्ट्रा हैं। तो अब अनुमानित कैसे लगा दे कि हाँ, कि कहने को बता रहे हैं 4 हैं और पता चले कि पीछे से भी 2 ठो निकल रहे हैं उधर से, तो वो आ रहे हैं दोनों, वो भी उनका नाम नहीं बताया गया। तो जैसे जानते हैं क्या है, छिपाने वाली बात कि ऐसा तो नहीं है। पहले इनकम टैक्स का लोग जैसे अवेयरनेस नहीं होती थी ना, अब वह कौन इनकम टैक्स ले लेगा या, तो वो सारी चीजें हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस ना होने के कारण एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती। अब आते हैं हम बेरोजगारी पे। अब ये बताइए, अब जरा आप लोग बताइए, आप लोग बेरोजगार हैं? सही बताइएगा सोच समझ। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? लोग हो सकते हैं सर। हो सकते हैं, देख लीजिए असमंजस में आ गए। मैडम आप सबका बताइए, नहीं बेरोजगार पता हैं? ना सर। हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सबका नहीं पता ना सर। हाँ, तो आप लोग बताइए, आप लोग रोजगार में हैं? बेरोजगार नहीं है, मैं तो देखिए हम, रोजगार हूँ। थोड़ा बहुत कमा लेते। हाँ, तो बस यही चीजें हैं ना कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। और आपको ये नहीं है कि हम डिफिनीशन बनाए। यहाँ क्या मान लिए हैं लोग कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, लेकिन जब तक सरकारी नौकरी में ना आ जाएंगे तब तक वो अपने आप को बेरोजगार है मानते। क्योंकि रोजगार सिर्फ एक है हमारी डिफिनीशन के हिसाब से कि गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी अगर मिली तभी रोजगार मानते हैं। क्योंकि हम बहुत, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है आप की? ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं। अब हम एक डिफिनीशन बोल रहे हैं, देखिएगा कि बेरोजगार कौन है। एक नॉर्मल डिफिनीशन कहती है कि व्यक्ति अगर 365 दिन में 272 दिन यानी 365 डेज में, एक साल हो गया, और 265 दिन या 265 से 272 दिन अगर 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो वह उसे हम बेरोजगारी की श्रेणी में मान लेंगे। यानी कि अब सोचिए कि 365 में से 272 दिन वो काम में नहीं पाता है बेचारा, तो बेरोजगार तो है ही। ठीक है, लगभग वही 90 और 85 दिन बचा, क्योंकि उतना तो सरकारी छुट्टी हो जाती है हम लोगों के। मतलब अगर कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा है तो वो बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार है, लेकिन वो किस टाइप का बेरोजगार है अभी वो भी कंडीशन है। मतलब वो अपने आप को बेरोजगार मान ले। हमने क्या कहा कि देखिए, फुल टाइम की बात नहीं, कि हमने ये कहा कि अगर व्यक्ति 365 दिन में से, मतलब एक साल में से अगर वह 272 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य नहीं पाता है तो वह क्या है? बेरोजगार है। अब ये बताइए कि 365 दिन में 272 दिन तो लगभग मैक्सिमम 70 से 75% हो ही गए।
तो इसका मतलब कि वो 75% क्या है, बेरोजगार लग रहा है, और 25% रोजगार में है। अब मान लीजिए आप उसे क्या कहेंगे, पूरी तरह से उसे बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कहा जी गया ना कि अभी बोला गया ना, अभी मैडम ने बोला ना कि हाँ कुछ कमा लेते हैं, तो अब हम कहें कि हम बेरोजगार हैं, तो हम भी बेरोजगार हैं, अगर देखा जाए तो बेरोजगार हैं ही, क्योंकि रेगुलर थोड़ी ना जॉब करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम अपनी डिफिनीशन दें तो ये कहा गया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते हो तो इसका मतलब कि आप बेरोजगार होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या कौन काम करेगा। अब यहाँ पर जो बेरोजगार बोले हैं हम इसको अलग अलग देखेंगे। पहली चीज तो देखिए, कहा जाता है कि बेरोजगार कौन है। जैसे हमने कहा अभी हम बोले ना होते कि सोच समझ के आंसर दीजिएगा, तो सारे लोग एक साथ झंडा उठाते कि सब बेरोजगार है। सही बोले ना, ठीक है। लेकिन स्थिति क्या है कि हकीकत में कौन बेरोजगार है, अब हम उसको छांटने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे कि कितने बेरोजगार हैं हकीकत में, यहाँ बोलने वाले लोग भी कितने लोग बेरोजगार हैं पता चल जाएगा अभी। ठीक, पहली चीज तो आप लोग थोड़ी सी डिफिनीशन लिखिए बेरोजगारी की। लिखेंगे, जब समाज में प्रचलित मजदूरी दर पर भी, जब समाज में प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के इच्छुक, काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को, काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता है, कोई कार्य नहीं मिलता है, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है, तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation, unemployment refers to a situation when a person is able and willing to work at the prevailing wages, at the prevailing wages rate, but does not get the opportunity to work, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो वर्ड में आप लोग थोड़ा सा पॉइंट करिएगा। वहां पर जब लिखा हमने, जब समाज में प्रचलित मजदूरी दर पर, पहले तो प्रचलित मजदूरी दर पर हाईलाइट करिए, और उसके बाद इच्छुक, आगे देखिए काम करने के इच्छुक, इसको हाईलाइट करिए, और सक्षम, ठीक है। यानी यहाँ तीन वर्ड हमने देखा कि प्रचलित मजदूरी दर क्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को नौकरी करनी है, तो आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो आपको मालूम है ना कि इतना ग्रेड पे है, इतना पूरी टोटल, यानी फाइनली देख लिए कि हम इतनी सैलरी, आप तैयार हैं ना उस पे काम करने के लिए खुशी खुशी। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रचलित मजदूरी है आपकी। अब जैसे आप मार्केट में जाते हैं लेबर लेने, तो क्या है, नॉर्मली आप कितना बोलेंगे, 300 400 यही तो बोलते हैं, जी सर। ठीक है।
तो अब ये बताइए ये 400 पता कहाँ से चला आपको? ये प्रचलित है, लगभग लगभग सब लोग, इसका मतलब कि मजदूरों को भी मालूम है, हम लोग भी मजदूर ही हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी भी बड़ी नौकरी हो, है नौकर वाला वर्ड। अब चाहे आईएएस बन जाएंगे तो वहां वो एक वर्ड लगता है नौकर शाही, तो शाही लोगों के नौकर हैं नौकर ही, ठीक है। जी सर। तो अब स्थिति क्या आती है कि वहां कहा गया कि जो लेबर है उनको भी पता चला है कि हमको 300 रुपया मिलेगा मिनिमम। तो इसका मतलब कि वो भी तभी तो उस सड़क पे खड़ा है क्योंकि वो उस प्रचलित मजदूरी दर पर क्या है, काम करने के लिए तैयार है। चुप। अब दूसरा तैयार वर्ड है जी यहाँ सर। पर आता है इच्छुक। इच्छुक का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी के जो मतलब बेरोजगारी तो इसे ढेर सारी प्रकार की होती है, लेकिन 2 कैटेगरी के बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी तो अभी आगे लिखवाएंगे, 2 कैटेगरी के बेरोजगार होते हैं। अब देखिए कह रहा है इच्छुक एवं सक्षम व्यक्ति, इसमें हम किसको कैलकुलेट करें? इच्छुक का मतलब क्या है कि स्थिति क्या आती है कि जब 2 पार्ट में हम बेरोजगारी को बांटते हैं तो एक आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? इच्छुक अच्छा हाँ। स्वेच्छा से, ठीक है। हम्म, और इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? यानी इच्छा से, अनैच्छिक। हाँ अनैच्छिक मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस में आएंगे, ऐच्छिक में आएंगे कि अनैच्छिक में आएंगे? हम करना चाह रहे हैं ना, ऐच्छिक में आएंगे ना सर। हम अपनी इच्छा से यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जी। नौकरी मिली होती तो न हम पढ़ाते और न आप पढ़ते। क्यों? क्योंकि आप भी पढ़ते। नौकरी पे होते, हम भी नौकरी पे होते। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, अपनी इच्छा से बैठे हैं? नहीं ना, हमारी इच्छा तो नौकरी करने की है। तो हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक बेरोजगार कि ऐच्छिक बेरोजगार? हम अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं? नहीं। नहीं। नहीं तो सर, इसका मतलब नहीं। तो आप हम अपने नहीं है। ठीक है। तो अब स्थिति क्या है, इसका मतलब कि हम अनैच्छिक बेरोजगार है ना। जी सर। अब कुछ लोग इच्छा से बेरोजगार रहते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जैसे वीआईपी लोग होते हैं, ठीक, जैसे भिखारी। ठीक है, भिखारी क्या है? आपको नहीं लगता है कि भीख मांग, अगर जो भिखारी भीख मांग रहा है, क्या उसके लायक क्या मार्केट में काम नहीं है? होता है सर। है सर, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा अगर शहर से बिलोंग कर रही हैं, अच्छी मार्केट है, तो अब हम जाते हैं लखनऊ कपूरथला पढ़ाने जाते हैं तो वहां ढेर सारे छाक छेके रहते हैं पूरा। स्थिति क्या है कि अगर उनसे कह दीजिए कि आप चलो हमारे यहाँ काम कर लो, हम 400 रुपये प्रचलित मजदूरी दर क्या है, 400 रुपया है, हम तुमको शाम को देंगे, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे? नहीं करेगा सर वो। जाएंगे। जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों आएगा? शाम तक 1000 कमाता है वो, तब वो 400 कहीं में क्यों ऐसा ना आएगा? हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बोल दे कि ऐसा है कि तुम शाम को मिलना हमसे 500 रुपया तुम्हें ही ले लेना, है ना, फिर दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उसके लायक, उसके अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अनुसार मार्केट में काम नहीं है? है सर, लेकिन क्या वो बट वो कर रहा है? करना नहीं चाहता है। तो इसका मतलब कि अगर वो कहे कि हम इच्छुक बेरोजगार नहीं हैं, है। तो अब अगर वो चिल्लाए झंडा लेके कि हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, तो 2-4 घंटा मारना चाहिए कि नहीं उसको? एकदम मारना चाहिए सर। ठीक है, कि वो बेरोजगार नहीं है, उसके लायक काम है, लेकिन कर नहीं रहा है। तो ये हो गए साधु, हो गए महात्मा। महात्मा की बात नहीं कर सकते हैं हम, महात्मा का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। जो नए वाले साधु हैं, तो अब ये बताइए कि ये साधु और जो संत है, अब क्या नाम ले हम? ये साधु संत है नहीं, लेकिन साधु संत की परिभाषा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये जो साधु नाम और मात्र के संत, साधु। हाँ नाम मात्र के जो साधु हैं, इनके दरबार में आपको नहीं लगता कि अच्छे अच्छे रतन टाटा और अनिल अंबानी तक जाके दान करते हैं, पैर छू के आते हैं?
इनका जी पूरा सर। मैनेजमेंट चलता है कि वहां तमाम लोग बेरोजगार रोजगार में हैं, कोई पूड़ी बना रहा है भंडारे के लिए, कोई बड़ा बड़ा भंडारा चल रहा, और हम जैसे लोग हैं जो इतने ज्ञानी हैं कि बाबा के शरण में जाके 2-4 हजार दान भी करके आते हैं, और बाबा चमकते हैं, कहेंगे बाबा का चेहरा देखो, कहेंगे कि बाबा जानते हैं काहे चमकते हैं, क्योंकि 10,000 चेले हैं, तो कोई बादाम लेके जा रहा है, कोई अखरोट लेके जा रहा है, ठीक है। अब बाबा का भोजन करने का टाइम नहीं, बाबा खाली दूध और अखरोट बादाम और इतना मिनरल्स और विटामिन सब कुछ अगर मिलने लगे हम लोगों को, तो क्या नहीं लगता है कि हम लोगों का भी चेहरा चमकने लगेगा। जी सर। तो ऐसी इनपुट ही जा रहा है कि आउटपुट फोकस वाला तो रहेगा ही। तो उसके बाद आप देखिए जनता कितनी मूर्ख है, क्या कहती है कि बाबा देखो सर पे तेज है, तेज बनाया कौन है? जनता ने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो अगर कहीं नौकरी करना चाहे तो ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें? मिलेगी सर, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो क्या वो तैयार हैं? नहीं है तैयार, उनको बैठे नहीं। बिठाए सारा आराम मिल रहा है तो क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या, ये कहें कि हम भी बेरोजगार हैं, तो ये भी बेरोजगार नहीं है। और कुछ वीआईपी लोग ओरिजिनल जो आते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि कोई भाई साहब इसी में है, मान लीजिए कि उनको घर से 50,000 रुपया खर्चा आता है, एक गाड़ी है 30,000 रुपया उसके पेट्रोल का आता है, 30-50 मतलब लाख रुपया महीना इनको आता है। और अगर समाज में प्रचलित मजदूरी दर पर नौकरी निकल रही है 50,000 वाली, तो आपको लगता है कि 50% चांसेस तो हैं क्या कि ये जाएंगे, लेकिन 50% ये भी है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 लाख पहले से ये जब आराम से पा रहे हैं घर से ही, तो हमको नहीं लगता है कि ये नौकरी करेंगे। तो यानी कि कुछ ऐसे बड़े लोग जो क्या हैं, उन्हें जॉब मिलती है लेकिन वो हम उस मजदूरी पर करने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी चिल्लाएंगे कि हम क्या हैं, बेरोजगार। तो क्या ऐसे कैटेगरी के लोगों को हम बेरोजगारी की श्रेणी में रखें? नहीं सर। नहीं। तो नहीं इन सर। तो हम इनको पढ़वे नहीं करेंगे, बस अपनी आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दिए। मतलब ये हम इनको टॉपिक में नहीं रखेंगे, हमको जो सिलेबस में है वो हमारा क्या है, जो अनैच्छिक बेरोजगार है, क्योंकि मुद्दा उनका है ना। हम ये आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं कि जो क्या है, अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं, उन्हें समाज में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य मिलता है उनकी योग्यता के अनुसार। अब ये थोड़े ना कि रिक्शा वाला है तो कह दो कि जनरल मैनेजर की वैकेंसी टाटा में नहीं निकली इसलिए हम नौकरी नहीं की। कहा कि हम बेरोजगार हैं, तो हमने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि हम जनरल मैनेजर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। तो अरे यार, तो मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने रोजगार को तय करिए ना। अब वो 5 पास है, तो 5th पास है, तो और जनरल मैनेजर के ख्वाब है, तो ये भी डिफिनीशन गड़बड़ा देगा। तो इसीलिए हमने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अगर योग्य है और उसे समाज में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम समझ गए कि ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जिसकी इच्छा भी हो, जो सक्षम भी हो कार्य करने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट आएंगे। अब हम निकालते हैं क्या बेरोजगारों की संख्या कैसे पता चलेगी। अब ये बताइए कि अगर सरकार कहे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार के पास आंकड़ा सही है ही नहीं? सरकार कुछ और बोलेगी और रियल में आंकड़ा कुछ और है। तो इसको सरकार एग्जैक्टली एक एवरेज में पता लगाने के लिए कोशिश करती है कि क्या यूज किया जाए। तो यहाँ ये बताइए वो क्या की कि मान लीजिए 100% जनसंख्या है, 100 है जनसंख्या। अब 100 जनसंख्या में आपको लगता है कि 100% बेरोजगार हैं? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। तो हमारे लिए समस्या एक पैदा ये हुई कि हम कैसे छांटे, किसको कहें कि बेरोजगार। मान लीजिए गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं उनका डेटा सरकार के पास है, ठीक, जी सर। और जी सर। जनगणना का डेटा हमारे पास है। अब मुद्दा ये फंसा कि जनगणना का डेटा जो है उसमें से तो हमने निकाल लिया क्या, सरकारी लोगों को। तो आप लोग जी सर। एक एक रफ करिए जरा, अभी हम बताएंगे तो बनाइएगा आप लोग। अभी हम हो सकता है कि आप लोग व्हाट्सएप ले लीजिएगा नंबर, हम आपको नोट्स एक भेज देंगे, कोई ले लेगा अपना शेयर कर देगा। अभी नंबर दे देंगे तो वो उसको हम आपको भेज देंगे, तो उसपे जो लारेंज कर्व और वो आप कल बनाए थे
उस पे हमने क्लियर कर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। जहां टफ वाला पोर्शन होगा वहां हम आपको कुछ नोट्स दे देंगे। जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि मुद्दा क्या है, कि अब आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना है। क्या कि पहले देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए, हम आपको समझाते जा रहे हैं, आप समझिए। मान लीजिए 100 जनसंख्या है, 100 बना के उसको राउंड करिए, गोला करिए, रफ करिएगा। ठीक, जी सर। अब इसमें क्या है कि हमने कहा कि बेरोजगारों को हम छांटने जा रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या कैसे निकलेगी? अब ये बताइए कि जो काम करने के जिसके अंदर काम करने की क्षमता होगी, उसी को तो हम रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए बोलेंगे। जी सर। ठीक है, तो अब ये बताइए कि क्या जो 100% लोग हैं, 100% के पास क्षमता है काम करने की? नहीं। तो नहीं मान सर। लीजिए उसमें से 20% सरकारी हैं। डेटा निकालिए, अब 100 में से किनारे करिए 20%। 20% क्या जी है? सर, 20% गवर्नमेंट सरकार। वाला है। जी। ठीक, अब सरकार के पास मुद्दा बचा कि 80 लोग हैं, तो 80 लोग में कितने बेरोजगार हैं? देखिए 80 लोग में, इसका मतलब कि 80 को हम मान लें कि क्या 80 के 80 सबके अंदर क्षमता होगी काम करने की? नहीं सर। तो इसका मतलब कि हम नहीं सर। जो, तो पहले क्षमता वाले, जिसके पास क्षमता नहीं है उसको किनारे करें। क्षमता किसके पास नहीं होगी? डिपेंडेंट पीपुल। जैसे अगर देखा, बुजुर्ग और बच्चों पर। ठीक है, जैसे सरकार 14 साल तक तो बच्चे को पढ़ाने के लिए स्वयं जिम्मेदारी ले रही है, तो इसका मतलब कि जो छोटा वाला 14 साल तक का बच्चा है, कानून के हिसाब से 15 साल तक मान लीजिए, और वो 14 माना ही जाता है, तो उस बच्चे के अंदर क्या लेबर पावर आई होगी काम करने की? नहीं नहीं सर। आई होगी। नहीं तो सर। ठीक, तो अब हम देखें कि हम मान लिए कि निकाल लिए 20% ऐसे हैं, 80 में से 20% निकाल लीजिए, कौन? बच्चे। बच्चे। अच्छे। ठीक है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि बच्चे हो गए, और जो 60 साल के हो गए हैं, तो इसका मतलब कि उनके अंदर, अभी बच्चे के अंदर लेबर पावर आई नहीं थी, और जो 60 साल के हो गए हैं, क्या वो काम करने लायक है? नहीं। नहीं नहीं। सर। ठीक है, क्योंकि 60 साल 65 साल मान लीजिए, जो भी जिसमें पे रिटायर कर देती है सरकार, तो इसका मतलब कि उन्हें रिटायर क्यों करती है? क्योंकि अब उनके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ये सारी क्षमताएं धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे क्या है, अपनी क्षमताओं को खोता जाता है, और उस जो वर्क है उसके लिए क्या है, वो सुटेबल नहीं रह जाता है, ऐसा मानना है। तो 14 साल का बच्चा कितने हैं? 20% हो गए, यानी 80 में से 20, और 15% बुढ़े बुजुर्ग। कितने सर? 15%। हम केवल आपको समझाने के लिए आंकड़ा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास कितने बचे? 35। बताइए, 65। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? 35 सर। 35। कौन कौन से गए? कौन? गवर्नमेंट जॉब वाले चले गए, बच्चे और बुजुर्ग। देखिए 20% चले गए जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाले। ठीक है, तो ये तो नौकरी में है, तो ये तो किनारे हो ही गए। अब ये बताइए कि अब जब हमने निकाल दिया, क्या हमने टोटल निकाल दिया बुजुर्गों को और बच्चों को, तो इसका मतलब कि टोटल मिला के हमने 35% निकाल दिया। मान लीजिए सीधे 100 में से हमने बिना काम वालों को 35% निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यहाँ जितने भी लोग बचे होंगे 65%, 100 में फिर ले लीजिए, समझ लीजिए सीधे सीधे 100 में 35% हमने निकाल दिया बुजुर्गों और बच्चों के को, जिन्हें जिन्हें कहा जाएगा डिपेंडेंट पीपुल, आश्रित जनसंख्या। ठीक, अब हमारे पास बचे हैं 65। अब ये बताइए 65 में से क्षमता सबके अंदर है कि नहीं काम करने की? हाँ सर। क्योंकि हमने बिना क्षमता वालों 35% को क्या कर दिया है, अलग कर दिया। निकाल दिया। 65% जो जनसंख्या बची है, इसका मतलब कि इसके पास लेबर पावर है। अब अगर लेबर पावर है, यानी कि इसके अंदर श्रम शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है। अब इसमें 65 में से सरकार के पास आंकड़ा है कितना? 20 का।
निकालिए जरा 20 का फिर। 45 बचे। ठीक है, बचे 45 बच गए। 45। ठीक है, अब ये क्या बच रहे हैं? ये बेरोजगार बचे ना सर, ठीक है, ये बचे 45 बेरोजगार। तो अब सरकार के पास बेरोजगार कितना आंकड़ा जाएगा? 45 का। 45। अब सरकार इसी आंकड़े पे क्या करेगी? कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, ध्यान रखिएगा, अब योजनाएं बरसाएंगी। ठीक है, कौशल विकास प्रशिक्षण योजना अभी लिखना नहीं है, अब समझिए कॉन्सेप्ट। कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, उसके बाद दीनदयाल हथकरघा योजना, प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना। ठीक है, दुनिया भर की जितनी योजनाएं हैं, योजना बनाना है तो कोई मोदी जी से सीखे। ठीक है, जितना योजनाएं हैं ये सब इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो अब ये जो आंकड़ा है ये दे कौन रहा है सरकार को? आंसर दीजिए। रोजगार कार्यालय। योजना आयोग। हाँ, योजना आयोग दे रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी आंकड़ा देने की किसे दी गई थी? योजना आयोग। योजना आयोग को। योजना आयोग सिर्फ अपना सुझाव दे रहा है किसे? एनडीसी को देगा। देखिए बीच में एक बॉडी और है, राष्ट्रीय विकास परिषद। पहले समझ लीजिए, जब अब अभी प्लानिंग कमीशन आगे पढ़ेंगे तो आप लोग सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले से अवेयर होते चलेंगे तो वहां थोड़ा और अच्छा लगेगा ना पढ़ने में। यहाँ पे क्या है कि योजना आयोग इसीलिए कहा जाता है कि यह एक मतलब गैर संवैधानिक संविधिक बॉडी है, यानी कानूनन वैसे बनी है, संविधान के तहत इसका गठन नहीं किया गया, नहीं हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो एक मेन बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है उसका नाम है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये संवैधानिक व्यवस्था में थी राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? योजना आयोग का जो भी डेटा है उसको फाइनली देख के, एनालाइज करके, एवेल्युएट करके उस पे फाइनली पास करती है कि हाँ अब ये पेश होगा कहाँ? गवर्नमेंट के पास, और ये प्रधानमंत्री अब संसद में पेश करेंगे कि हाँ किस मुद्दे पर अब इस पे बात करना है। तो वो कहते हैं कि मैं ये योजना लॉन्च करने जा रहा हूं, तो आप लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं ये आज ही अचानक में ये योजना लॉन्च कर दी। जो योजना आयोग के द्वारा डेटा दिया गया था कि 45% बेरोजगारी है और ये बढ़ रही है, इसका आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसलिए इस पर लगाम लगाने की क्या है वर्तमान में तत्कालिक जरूरत है। तो क्या होता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा दुनिया भर की जितनी योजनाएं हैं उसे केवल क्या किया जाता है? पास किया जाता है। अब पास किया जाएगा, उसके बाद फंडिंग होगी, उसके बाद उस योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना सफल होता है, कितना असफल होता है, इन सारी चीजों का आकलन अभी जब नेक्स्ट शनिवार को चाहे कल परसों में जब आप लोग बजट पढ़ेंगे तो ये सारी आकलन, कितना घटा कितना बढ़ा, क्यों आखिर ये प्लान फेल हो गया, क्यों आखिर ये प्लान इतना कम हुआ, क्यों प्लान क्या सक्सेस हो गया, तो ये सारा जो एनालिसिस है, ये सारा आंकड़ा है, ये आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है बजट के पहले, ये उसी में सारी डिटेल मिलेगी। तो इसलिए हम वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बजट पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब सरकार दुनिया भर की योजनाओं को क्या करेगी? पास करेगी। अब देखिए कि उसने योजनाएं तो पास कर दी, लेकिन आप देखते हैं कि ये ग्रामीण रोजगार योजना, ये शहरी रोजगार योजना, ये भी तो आता है मुद्दा। तो ग्रामीण रोजगार जो योजना है उसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां की जो व्यवस्था है उसके लिए छोटा सा प्लान बनाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री अटल जो सड़क वाली योजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी चलाए थे कि गांव गांव सड़क होगी, तो वो क्या हो गया? ग्रामीण सड़क योजना। हाँ, वो बहुत बड़ी योजना थी, मतलब वो चलती रहेगी प्रक्रिया में। इसका मतलब क्या है कि इससे विकास 100% होगा। ये भी आर्थिक समीक्षा में आ गया कि जितना रोड बन जाएंगी उतना ही गांव एक दूसरे शहर से कनेक्टेड होंगे, और जितना कनेक्टेड होंगे उतना तेज स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ प्रक्रिया ये चलती रही। तो यहाँ क्या हुआ, बड़ी बड़ी योजनाओं के नीचे क्या है? छोटी योजनाएं। तो इसीलिए जब कई योजनाएं शहरों की गांव की एक में मिलाकर एक बड़ी योजना के नीचे डाल दी जाती है किसी योजना, तो उसे अम्ब्रेला प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, कि ये छोटी सी योजना चल रही थी मध्य प्रदेश के लिए, ये उत्तर प्रदेश के चल रही, ये दूसरी योजना चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये जो छोटी छोटी योजनाएं चल रही सबको इकट्ठा करो।
तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? अम्ब्रेला पहला प्लान। इसका मतलब इस छाते के नीचे ये जो छाता है, इसी में सब छोटी छोटी योजनाएं हैं। ये छाता किसका है? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की। तो अम्ब्रेला प्लानिंग होती है। तो हमने देखा कि अब कि बेरोजगारी की जो व्यवस्था है उसको किस तरह से हमने शुरू से अंत तक देखा कि क्या क्या चीजें इस पे इम्प्लीमेंट होती है। अब यहाँ पर जो है कुछ चीजें और हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ जो बेरोजगारी है उसको देखने के लिए हम थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। तो हमने आपको जो रफ कार करवाया था उसको समझ गए हैं, अभी उसका फार्मूला हम लिखवाएंगे तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लिखिएगा आगे उसी जी में सर। जो लिखे हैं कि बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। लिखिएगा दूसरे शब्दों में जब कुशल और योग्य अंग्रेजी वाले लोग इसको थोड़ा सा लिख लें, इसको हम अपनी ही लैंग्वेज लिखवा रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। दूसरे शब्दों में जब कुशल और योग्य लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है, तो भी बेरोजगारी की समस्या होती है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये भी बात हो रही है, यहाँ डिफिनीशन तो वही है लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा वर्ड भी कह रहा है कि योग्य एवं कुशल लोगों को या कुशल एवं योग्य लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पीएचडी करके बैठे हैं और आपको क्लर्क या चपरासी की नौकरी मिलती है तो आपको लगता है कि आप अपनी एजुकेशन जो योग्यता है उसके आधार पर आप उस जॉब से 100% सेटिस्फाई हैं? नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं है सर। अब ध्यान रखिएगा, हम कम बेरोजगार में चल रहे हैं, अभी तो पूरा एकदम बिल्कुल खाली है, लेकिन कुछ ऐसे बेरोजगार हैं जो हैं रोजगार में होते हुए भी क्या है, वह रोजगार में नहीं है, शामिल नहीं है। हाँ। अब देखिए वो कौन है, तो जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, जो इन सब लोग हैं, ये अपना क्या करेंगे, उस क्लर्क की नौकरी पे जो मैनेजर बैठा हुआ है वो ग्रेजुएट है और जो चपरासी है या क्लर्क है वो पीएचडी है। तो जब मैनेजर उसे बुलाएगा नाम लेके तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान पे ठेस लगेगी कि यार बताओ, हम इतने इंटेलिजेंट पीएचडी होल्डर, इसको कुछ नहीं आता, इसका काम मैं करता हूं। तो आपको लगता है कि आप अपना 100% आउटपुट देंगे? नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। तो अब देखिए इसमें हमारी मजबूरी भी है, ठीक, और ध्यान रखिएगा सरकार का नुकसान भी है। अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अगर मजबूरी होगी तो सरकार का कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान है। क्या कि हमारे यहाँ वैकेंसी निकलती है जब तो आपको मालूम है कि ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन जानती हैं अब हम आपको बताएं कि जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे वैकेंसी किस तरह से निकलती है, कैसे निकलती है और उसका बेनिफिट क्या है। वहां बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ वैकेंसी निकलती है तो वो कहता है कि लैब असिस्टेंट या आयुर्वेद संस्थान में इनकी और इन सारी चीजों की नौकरी निकली हुई है विज्ञान विभाग में। तो ये बताइए कि वहां पर क्या मांगता है, इंटर साइंस साइड से हो, ठीक है, साइंस साइड मतलब इसका मतलब क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी हो, ग्रेजुएशन कुछ भी हो, कोई मुद्दा नहीं है, उनको क्या है, इंटर साइंस से चाहिए। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई बीकॉम किया हुआ व्यक्ति है, कोई मैथ बीएससी किया हुआ व्यक्ति है मैथ से, कोई बीए से किया हुआ है, कोई मतलब आर्ट साइंस है, कोई संस्कृत है, इंटर तक तो साइंस है।
अब ये बताइए कि जो ये 3 साल उस लैब में जाएगा वो इंटर के बेस पे लिया गया, उस लैब में जाएगा, वहां केमिकल रिसर्च करेगा। आपको नहीं लगता है कि जिस लेवल पर वो रिसर्च कर रहा है, अगर वहीं पर बीएससी वाला होता बायो से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 साल का एक्सपीरियंस होता, तो वो यहां से रिसर्च करता। तो जो इतना रिसर्च करने में उसके ऊपर सरकार की कॉस्ट जाती है ट्रेनिंग में, ये बचती भी कि नहीं? बच जाती। ठीक है। और ये बचा के अगर हम इसी तरह से हर डिपार्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जैसे बैंक की वैकेंसी आई तो ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर वहां बीकॉम और एमकॉम वालों को लिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि सरकार का काम भी बेटर होता, लोग भी अच्छे होते? ठीक है। और जो ट्रेनिंग पे कास्ट आ रही है वो क्या है, बहुत कम होती, क्योंकि वो ऑलरेडी जान रहा है कि आने वाली चीज डेबिट होती है, जाने वाली क्रेडिट होती है। क्रेडिट होगी जी। ठीक है। तो वो भी जान रहा है कि राम से उधार लिए हैं अगर, तो वहां पर क्या है, टू ऐड अकाउंट राम में होगा। तो स्थिति क्या है, लेकिन आर्ट साइड वाले बच्चे को और साइंस साइड वाले बच्चे को वो आने वाली चीज, जाने वाली चीज क्रेडिट डेबिट नहीं मालूम होगी, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कास्ट पड़ेगी कि नहीं? यस और सर। कास्ट पड़ेगी तो आप अपना आकलन मत करिए, इस तरह से पूरे देश का आकलन करिए। तो सोचिए कि क्या कम वैकेंसी निकलती है, कम लोग ट्रेनिंग पे हैं, तब सोचिए वो रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं पर चाइना में जब वो उतनी सेना भेजनी पड़ी, तो इसी 6 महीने के अंदर लगभग 2200 करोड़ रुपया क्या है एक्स्ट्रा खर्च हो गया खिलाने पिलाने पे। अब ये सोचिए कि अगर वो वही चीज है कि अगर हम इस तरह से रहें, तो इसका मतलब कि क्या करेंगे, यही पैसा तो बचाएंगे ना। अगर यही बचा के हम उस 22,000 करोड़ को उठाकर जो हमारे ऊपर खर्च होता, अब ये सोचिए कि एफसीआई के गोदाम में साइंस वाला जा रहा है, ठीक है, आयुर्वेद संस्थान में मैथ वाला जा रहा है, बैंक में आर्ट साइंस वाला जा रहा है, और जहां जाना चाहिए वहां कोई क्या दूसरा कोई जा रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मिसमैच हर चीज का क्या है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम उस लेवल तक नौकरी नहीं पाते हैं तो भी हम 100% आउटपुट नहीं देते हैं। अब आप लोग देखिए, जो हमने बताया था लेबर वाला पोर्शन इसके पहले, अब उसको जरा लिखिए। लिखेंगे श्रम शक्ति बराबर अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे the term unemployment is directly related to the term unemployment is directly related to with the concept of labor force श्रम शक्ति बराबर रोजगार में लगे लोगों की संख्या, रोजगार में लगे लोगों की संख्या तो ये क्या है, अभी हमने बताया, ये सरकार के पास इनका डेटा है, ठीक है। इसका मतलब प्लस रोजगार की तलाश में लगे लोगों की संख्या, रोजगार की तलाश में लगे लोगों की संख्या, ये हो गया लेबर फोर्स तक। बिकॉज द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर फोर्स, comma, because the people who are not included in labor force cannot be regarded unemployed. अब देखिए जरा, आप लोग देखिए फार्मूला को समझ में आ रहा है? सर इसको ये भी कह सकते हैं ना, श्रम शक्ति इक्वल बराबर क्रय शक्ति, क्या नाम है उसका, कार्यशील जनसंख्या प्लस बेरोजगार। हाँ, तो फिर अब फिर बेरोजगारी निकालना कैसे, कैसे हमको पता चलेगा ना? तो बात तो आपकी सही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लिखें तो इसमें वही लोग आएंगे जिनके पास लेबर पावर है। याद करिए 65% हमने बचाया था ना जी
तो वहां पर हमने देखा था क्या, एक क्या सरकारी नौकरी वाले, एक नौकरी तलाशने वाले, 2 लोग थे, तो दोनों मिलकर 65% बचे हुए थे, क्योंकि हमने 35 तो निकाल दिया था, बच्चे और बूढ़े। तो यहाँ रोजगार में लगे लोगों की संख्या, इनके पास भी लेबर पावर है कि नहीं है? और जो लोग जी ढूंढ सर। रहे हैं, इसका मतलब कि ढूंढ रहे हैं तभी तो, क्योंकि उनके पास लेबर पावर है। तो जी इसका मतलब कि दोनों मिलेंगे तो तैयार होगी क्या, कि टोटल श्रम शक्ति यानी लेबर पावर। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, लिखेगा लेबर फोर्स इक्वल टू, या लेबर फोर्स इक्वल टू ना लिखेगा, लेबर फोर्स इंक्लूडेड ऑल पीपुल इन द वर्किंग एज ग्रुप, included all people in the working age group। तो वर्किंग एज ग्रुप कितना होगा, 15 से 59, 15 से 59 या 60 ले सकते हैं, ये सरकार के द्वारा भाई, क्योंकि ये डेटा हम नहीं बना सकते हैं, बता इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये मानते हैं 60 तक, क्योंकि कहीं देखेंगे केंद्र सरकार में कोई 65 साल से पे रिटायरी का सिस्टम हो रहा है, कहीं 62 साल पे है, कहीं 60 साल पे है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए हम एवरेज में 60 ले लेते हैं, यानी 59 के बाद मान लेते हैं। Who are able and willing to work, who are able and willing to work, work, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा लेबर फोर्स, लेबर फोर्स एक मिनट, इक्वल्स द वर्क, हाँ ठीक है, लेबर फोर्स इक्वल द वर्क फोर्स, वर्क फोर्स प्लस द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपुल, number of unemployed people। So unemployment refers to only involuntary unemployment, employment या नहीं, so unemployment refers to only involuntary unemployment। आगे आप लोग लिखिए, अब हमको क्या निकालना है, बेरोजगारों की संख्या अगर पूछ ले तो हमने ये फार्मूला इसलिए लिखवाया है ताकि हर चीज आप निकाल सके। अब लिखिए बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या पूछ ले तो क्या लिखेंगे, बराबर बेरोजगारों की संख्या बराबर। अब ये देखिए हम किस वर्ड को घुमा रहे हैं, पहले वाले पे देखिए, पहला वाला जो पोर्शन लिखवाए थे, श्रम शक्ति इक्वल टू रोजगार में लगे लोगों की संख्या और रोजगार की तलाश में लगे लोगों की संख्या, वहां से कौन सा पोर्शन उठा के हम पहले ला रहे हैं, यहाँ पर बदल के बेरोजगार लिख दिए। वहां जो रोजगार की तलाश कर रहे थे उनको हम उठा के ला के कर दिए हैं क्या, बेरोजगारों की संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला तो उठाए। हाँ सर। ठीक है, जी सर। तो ये बताइए कि अगर हम इसको आगे कर लिए हैं तो क्या होगा, ये श्रम शक्ति अंदर चली जाएगी, श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे लोग माइनस हो जाएगी। हाँ तो श्रम शक्ति, श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे लोगों की संख्या, माइनस रोजगार में लगे लोगों की संख्या। आप लोग क्या लिखे हैं, लेबर फोर्स माइनस पीपल ट्राइंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ क्या अनएम्प्लॉयमेंट नंबर ना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए अगर हमको बेरोजगारी दर निकालनी हो तो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना हो तो, ध्यान रखिएगा दर का मतलब हमेशा परसेंटेज में पूछेगा। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे श्रम शक्ति यानी लेबर पावर, लेबर पावर बटा अपॉन रोजगार में लगे लोगों की संख्या यानी एम्प्लॉयड पीपुल, रोजगार में लगे लोगों की संख्या गुणे 100।
तीनों फार्मूला समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर? देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये सारी चीजें देख ली, तो इसको थोड़ा सा हम इजीली पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि देखिए इसमें अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार। आप लोग हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये जो फॉर्मूला लिखवाए हैं आप, श्रम शक्ति डिवाइडेड बाय रोजगार में लगे लोगों की संख्या, ये बेरोजगारी की दर है ना? हाँ, रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी ये परसेंटेज में पूछेगा ना, जब गुणे 100 लग गया तो परसेंट लग ही जाएगा। जी सर। सर नीचे मेरे हिसाब से रोजगार तलाशने वाले लोगों की संख्या आनी चाहिए ना सर? रोजगार तलाशने में बेरोजगारी दर पूछा है, तो जितनी श्रम शक्ति है, ठीक है, बेरोजगारी की दर कितनी है, तो टोटल श्रम शक्ति कितनी है, मान लीजिए कि उसको हम मान लेते हैं 60, और रोजगार में लगे लोगों की संख्या कितनी है, तो रोजगार में लगे लोगों की संख्या है मान लीजिए 20%। तो फिर कैसे निकालेंगे अगर यहाँ बेरोजगारों की संख्या डाल देंगे, क्योंकि हम तो बेरोजगारी दर ही तो निकालना है, बेरोजगारी तो पूछ ही रहा है वो, तो यहाँ हम बेरोजगारी नहीं रख सकते हैं ना। क्लियर हुआ? कहाँ गए लोग? ये सर क्लियर नहीं हो रहा। Yes, yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी टाइम है आप लोगों के पास 10-5 मिनट? जी सर। Yes, sir. टाइम तो हो गया सर वैसे। ऑप्शनल का टाइम हो रहा है। नहीं, टाइम तो हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे इस पे मुद्दे पे। और चलिए, ऐसा हो सकता है कि अभी हम अंकित सर को ही बोल देंगे, आप लोग भेज देंगे, नहीं तो कोई एक जन हमको मैसेज कर देना, हम इसी पे क्या है भेज देंगे, नंबर उस पे लिख लीजिएगा 81, या तो रहने दीजिए आप लोग ने, कि हम अभी अंकित सर को दे देंगे, आप लोग ग्रुप पे पा जाओगे फिर। हाँ जी ठीक जी है, सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, तो झंझट भी नहीं है। ठीक है चलिए सर, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।